नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञावत्सल मिश्रा। कई बार उम्र ढलने के साथ स्नायु तंत्र और ब्रेन की कई सारी समस्याएं हो जाती हैं, जैसे फालिज की समस्या, स्ट्रोक की समस्या, हार्ट की समस्या। पर आज हम बात करेंगे उम्र के साथ होने वाली पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में। ये डिजीज़ स्नायु तंत्र की बीमारी अधिक है और आज हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए प्रयागराज के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभात सिंह हैं, जो कि हमें पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर प्रभात सिंह, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रज्ञा जी। प्रभात जी मेरा परिचय दे ही दिया है, इसके लिए धन्यवाद प्रज्ञा जी। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि साल भर में तकरीबन 10 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को पार्किंसंस डिजीज़ हो जाता है, ऐसा मैंने एक जगह पे पढ़ा। जी। तो हम पहले जानना चाहेंगे कि पार्किंसंस डिजीज़ के पहले से कोई लक्षण होते हैं या मतलब ये अचानक से ये बीमारी आ जाती है? प्रज्ञा जी, आपने बिल्कुल सही ज्ञान दिया, सही बात की है कि करीब लाखों लोगों को प्रति वर्ष जो पार्किंसन बीमारी से प्रभावित होते हैं। जी। जैसा कि आपने बोला, करीब 10 लाख लोग प्रतिवर्ष जो है पार्किंसन बीमारी से प्रभावित होते हैं। ये जैसा कि वर्ल्ड वाइड डाटा है, पूरे विश्व व्यापक ये डाटा है। जी। क्योंकि भारत विश्व का देखा जाए तो एक डेंसली पॉपुलेटेड देश है, इसलिए यहाँ पे पार्किंसन के ज़्यादा केस होने की संभावना है। लगभग आज की तारीख में देखा जाए तो 2015 का जो WHO का डाटा है, उसके अनुसार जो पार्किंसन है करीब 15 मिलियन, मतलब कि करीब 1.5 करोड़ लोगों को पार्किंसंस है। विश्व भर में जो है करीब 1.5 करोड़ लोगों को पार्किंसंस बीमारी है। ये करीब 10 साल से 15 साल में इसका दुगना होने की संभावना है। जैसे ही आयु बढ़ेगी लोगों की, क्योंकि ये पार्किंसन मूलतः जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है वृद्धावस्था एक तरीके से बीमारी कह सकते हैं। हाँ। जैसे लोगों को विश्व भर में लोगों की उम्र बढ़ रही है, लॉन्गिविटी बढ़ रही, जैसे हम लोग देश की पहले कम प्रति व्यक्ति आयु कम थी, अब दिन प्रतिदिन वर्ष 10 आयु बढ़ती जा रही है। जैसे हम लोगों की लॉन्गिविटी बढ़ेगी, हम लोगों की एवरेज आयु बढ़ेगी, तो अलग अलग चीज़ें, समस्याएं समस्याएं बढ़ेगी। ये उम्र की बीमारी, जैसे हम लोग की लॉन्गिविटी बढ़ेगी, हम लोग और वर्षों तक जिएंगे, तो ये बीमारियां होने की संभावना, इस वजह से अगले 10 सालों में इसके दुगना होने के। तो सर, क्या इस बीमारी का कोई पूर्व लक्षण होता है? कोई पहले से शरीर में ऐसी चीज़ें होने लगती हैं कि इंसान जान पाए कि आगे चल के उसे इस बात का खतरा है? जी, पार्किंसंस आप बहुत ऐसे तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपको पार्किंसंस होने वाला है। अच्छा। लेकिन कुछ खास लोगों को पार्किंसंस होने के खतरे ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि जिसका कभी कभी अर्ली पार्किंसंस बोल सकते हैं कि हाथ में कंपन आने लगे। अच्छा। या चलने फिरने में थोड़ी बहुत दिक्कत आने लगे, या कभी कभी आपके परिवार में कई लोगों को पार्किंसंस की बीमारी होती है, तो उसकी वजह से आपको पार्किंसंस के लक्षण से आपको संभावना है। कई बार हम लोगों ने ये भी जाना है कि जो लोग अल्कोहल वगैरह का सेवन ज़्यादा करते हैं, उन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, तो क्या ये सच है? अल्कोहल से देखिए डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है अल्कोहल कंजप्शन से, बट देखा जाए पार्किंसंस जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें पार्किंसंस कम पाया गया। स्मोकिंग और कम पाया गया। जी, ये ऐसी बीमारी ये समस्या हो जाती है लोगों को। जी, ज़्यादातर समस्याएं जो है जो लोग स्मोक करते हैं, निकोटीन या तंबाकू का सेवन करते हैं, उनमें ज़्यादातर होती है। लेकिन पार्किंसंस ऐसी बीमारी है जो लोग स्मोक करते हैं, जो तंबाकू सेवन करते हैं, उनमें पार्किंसंस कम होती है। अच्छा जी, ये तो बड़ी नई बात है। जी जी। अच्छा जी। तो सर, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि पहले के ज़माने में, जब पुराने ज़माने में हम लोग अपने बुजुर्गों को देखते थे, तो वो लोग कहते थे कि कपकपी की बीमारी हो गई है इस इंसान को, और कई दफ़ा इसे बुजुर्गों से ही रिलेट किया जाता था कि अब ये बुजुर्ग हो गए हैं इसलिए इनका हाथ काँप रहा है या सर काँप रहा है। तो हमें ये बताइए, क्या वो पार्किंसंस बीमारी ही थी या वो कुछ और था? जी, देखिए, उम्र बढ़ने के साथ कई तरीके की कंपन, कई कारणों से कंपन हो सकते हैं। तो एक उसमें से कारण है पार्किंसंस। अच्छा। लेकिन कभी कभी वृद्धावस्था में ट्रिमर्स होते हैं,
कमजोरी होती, अच्छा। और भी कई कारण होते हैं जिसकी वजह से कंपन हो सकता है। लेकिन बुजुर्गों का मानना ठीक था कि एक कारण इसका पार्किंसंस भी हो सकता है। अच्छा, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कपकपी पार्किंसंस ही जी बिल्कुल। अच्छा। जैसे कि हर बुखार आप कह सकते हैं डेंगू मलेरिया नहीं हो सकता, वैसे ही हर कपकपी की बीमारी ये पार्किंसंस नहीं। जी। अच्छा सर, हमने ये पढ़ा था कहीं पर कि ब्रेन के अंदर जो निग्रा नामक सेल है जिसमें डोपामिन का प्रोडक्शन होता है, कई बार उसके डैमेज हो जाने की वजह से और डोपामिन का प्रोडक्शन ना होने की वजह से ऐसा खतरा बढ़ जाता है कि आपको पार्किंसंस हो। जी जी। ये कहाँ तक सच है? ये देखा जाए तो पार्किंसन डिजीज का जो कारण है वो डोपामिन का कमी होना दिमाग में। दूसरा, अच्छा। जो डोपामिन रिलीजिंग सेल्स होते हैं और निग्रा सेल्स होते हैं। निग्रा सेल्स से मुख्यतः ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज करते हैं। तो निग्रा सेल जब खत्म होने लगते हैं या कुछ और ब्रेन के स्पॉट्स होते हैं जिसमें डोपामिन के सेल्स ज़्यादा होते हैं, जब वो उनका नष्ट होने लगते हैं तो पार्किंसंस होने की खतरा लोगों में ज़्यादा होती है। अच्छा सर, मैंने ये भी पढ़ा था कहीं पर कि कई बार लोगों को अगर सर पे बहुत गहरी चोट लगी हो तो ऐसे लोगों को ये खतरा ज़्यादा रहता है, क्या ये कोई कारण है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिन लोगों को चोट होती है या जो कुश्ती लड़ते हैं, अच्छा, जो बॉक्सिंग लड़ते हैं, उन लोगों को पार्किंसंस ज़्यादा होने की खतरा रहता है। एक कारण जो वैज्ञानिकों का विचार है, मत है, इसका कारण एक तरीके जैसे ब्रेन में डैमेज हुआ उस तरीके उसी में, क्योंकि डोपामिन सेल्स भी ब्रेन के अंदर रहते हैं। हाँ। तो वो भी डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा डैमेज होते हैं तो पार्किंसन लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा सर, मैंने ये भी सुना है कई बार कि पार्किंसन डिजीज़ में लोगों को लिखने वगैरह में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो क्या ये कोई शुरुआती लक्षण हो सकता है किसी में कि किसी को लिखने में दिक्कत हो रही है तो उसे चेक करा लेना चाहिए अपने आप को? देखिए, लिखने की बिल्कुल आप सही करिए, पार्किंसंस बीमारी में लिखने की भी दिक्कत होती है। अच्छा। लेकिन ये देखा जाए तो मुख्यतः जो बुजुर्ग अवस्था, वृद्धावस्था की बीमारी है, पार्किंसन ज़्यादातर लोगों में 60 साल से ऊपर लोगों में होती है। अच्छा। या एशियन देशों में, जैसे कि हम लोगों का देश है भारत देश, यहाँ पे 50-55 में भी लोग कहते हैं कि इनकी थोड़ा पार्किंसन और पहले आ सकता है। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर लोगों को 60 साल से ऊपर की बीमारी होती है। कुछ अनुवांशिक कारण होते हैं जिसमें पार्किंसंस पहले हो सकता है, लेकिन सारे, जैसे अभी हम लोगों ने कंपन के बारे में बात की कि सारे कंपन जो है पार्किंसंस नहीं हो सकते, वैसे सारे जो लिखावट की दिक्कत है पार्किंसन की वजह से नहीं हो सकते। कुछ और भी कारण होती है, पार्किंसन भी एक कारण हो सकता है। जी सर, हमने कहीं पर ये भी पढ़ा कि मतलब डिप्रेशन, उलझन, चिंता, तनाव, ये जितने भी हैं, त्वचा नमक, ये सारी जो है, ये सारे लक्षण हो सकते हैं क्या कि पार्किंसंस होने वाला है किसी को या हो सकता है? जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये पार्किंसंस देखा जाए तो जो तनाव होता है जी, या उलझन होती, बेचैनी होती है, पार्किंसन के एडवांस स्टेजेस में होनी शुरू होती। ओके। या कई लोग पार्किंसन से घबरा जाते हैं तो उनको उलझन, बेचैनी, घबराहट होने लगती। कई लोग होते हैं जो कि बीमारी से डरते हैं, एक तरीके का भय उनके मन में व्याप्त हो जाता है कि अब पार्किंसंस हो गया तो मैं क्या करूं, मैं लिख नहीं पाऊंगा, मैं चल नहीं पाऊंगा, तो मेरे जीवन कैसे आगे चलेगा, रोजी रोटी खोने का खतरा रहता है। लेकिन मैं इस बात पे ज़्यादा अटेंशन देना चाहूँगा कि कभी कभी उलझन, बेचैनी के दवाइयों से पार्किंसंस तो नहीं, लेकिन पार्किंसंस जैसे लक्षण हो सकते हैं। अच्छा। तो एक तरीके से हम ये कहना, दवाइयों का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। अच्छा। तो पार्किंसन के लक्षण, मैं ये नहीं कहूँगा कि उलझन बेचैनी शुरुआत होता, आखिरी में पार्किंसंस के आखिरी स्टेज में, एडवांस स्टेज में उलझन बेचैनी हो सकती है। लेकिन उलझन बेचैनी की दवाइयों से कभी कभी पार्किंसन जैसे लक्षण होने लगते हैं। तो सर कोई टेस्ट वगैरह है क्या, क्योंकि लक्षण तो एज सच कोई खास है नहीं? जी। तो क्या कोई टेस्ट है जिससे हम लोग ये पता लगा सके कि ये चीज़ हो सकती है या ऐसा कुछ होने वाला है? जी, देखिए, हम लोग पार्किंसंस को ऐसे तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि फला व्यक्ति में पार्किंसंस होने की संभावना, लेकिन जब लक्षण आ जाए, जब वो मरीज, जैसे पार्किंसंस बीमारी जो है 3-4 लक्षणों से चिन्हित की जाती है। अच्छा। जैसे कि कंपन है, हाँ। चलने फिरने, कार्य करने की रफ्तार धीमी होना, अच्छा। या अकड़न। अगर इस व्यक्ति को अगर पार्किंसंस हो तो हम लोग, इस ऐसे लक्षण हो तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग सोचते हैं कि पार्किंसंस हो सकता है।
पार्किंसंस की आज के टाइम में देखा जाए तो कोई परफेक्ट जांच नहीं अच्छा। कि जो कि फुल 100% कह सके कि जैसे आपने मलेरिया है, मलेरिया के पैरासाइट्स दिख गए हैं स्लाइड में, तो आप कहेंगे भाई बुखार आ रहा है, मलेरिया के पैरासाइट दिख रहे हैं, इसको मलेरिया है। या ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है इतने से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ है। लेकिन पार्किंसन में आज तक कोई 100% जांच ऐसी नहीं जो कंफर्म कर सके। लेकिन कुछ जांचें हैं जो कि पार्किंसंस की पकड़ने में सहायक हो सकती हैं, जैसे कि पेट स्कैन। पेट स्कैन में देखा जाए तो पार्किंसन से कुछ ब्रेन के एरियाज में डोपामीन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं इसको पार्किंसंस है। ओह अच्छा, तो ये मतलब ये डोपामिन स्कैन है एक तरीके से, एक तरीके का आप कह सकते हैं। बिल्कुल आप सही बोलिए, एक तरीके का ब्रेन में डोपामिन का लेवल स्कैनिंग के करके देखा जाता है। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जैसे डोपामिन की बात की और हम तब से यही बात कर रहे हैं कि डोपामिन का लेवल कम होने की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो डोपामिन तो एक हार्मोन है जो कि हमारा शरीर खुद प्रोड्यूस करता है। तो हमें ये बताइए कि डोपामिन की आखिर आवश्यकता क्या होती है शरीर में और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? जी जी बिल्कुल, आपने जैसा बोला कि डोपामिन एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है, दिमाग में जो है या नर्व्स में वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है। जैसे कि हम लोग जो है फ़ोन में वार्तालाप करते हैं आपस में, तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हम लोग फ़ोन से जाता है और हम लोग एक दूसरे की बातें सुन पाते हैं या समझ पाते हैं रिसीवर। वैसे तरीके ब्रेन में डिफरेंट तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स है छोड़ता है ब्रेन, जिससे कि बॉडी के मूवमेंट, स्पीच, सेंसेशन रेगुलेट हो सके। डोपामिन जब कम होने लगता है बॉडी का मूवमेंट रेगुलेशन में डिस्टर्बेंस होने लगता है, जिसकी वजह से हम लोगों को पार्किंसन के लक्षण जैसे कि कंपन, कार्यों में गति धीमी होना और शरीर में अकड़न होने लगता है। अच्छा सर, मैंने ये भी सुना है कि सब्जियों और फलों में आजकल जो रसायनों का प्रयोग होने लगा है, जो इंजेक्शन वाले फल और ये सारी चीज़ें आने लगी हैं, इनऑर्गेनिक स्टफ, इन चीज़ों की वजह से भी पार्किंसंस डिजीज हो सकता है, क्या ये सच है? जी बिल्कुल, पार्किंसन ऐसे भोजन खाने से पार्किंसन ज़्यादातर लोगों में होता है जो कि पेस्टिसाइड इस्तेमाल ज़्यादा जहाँ पे होता है। अच्छा। ऐसे भोजन खाने से पार्किंसन ऐसे लोगों में ज़्यादा होता है। कई बार ख़ास तरीके के नशा जैसे कोकेन वगैरह होता है, उसमें कोई केमिकल मिले होते हैं जिसकी वजह से पार्किंसंस होता है। या कभी कभी बिल्डर्स जो बिल्डिंग करते हैं उनमें मैग्नीशियम इनहेलेशन होता है, मैग्नीशियम की सुगंध वो लोग बॉडी मैग्नीशियम लेवल जाते हैं, पार्किंसन लक्षण उनमें भी हो सकते हैं। अच्छा, मतलब तो ये टॉक्सिसिटी भी, जैसे एक तरीके का जहरीला पदार्थ बॉडी में इकट्ठा होता है, जैसे पेस्टिसाइड के थ्रू इकट्ठा होता है, वैसे मैग्नीशियम जिसकी वजह से पार्किंसन के लक्षण हो सकते हैं। सर, तो अब हमें ये बता दीजिए कि क्या इस बीमारी का कोई इलाज संभव है? जी, पार्किंसंस बीमारी का आज के टाइम में बहुत ही अच्छा उपचार उपलब्ध है। अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि डोपामिन की ब्रेन में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से सब्सटेंसिया निग्रा में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पार्किंसंस होता है। हमारा अगला सवाल इसी बात पे है कि हमारे पास हमने ये भी पढ़ा है कि लिवोडोपा नामक एक चीज़ होती है जिसके थ्रू आप लोग इलाज करते हैं। जी। हम ये जानना चाहते हैं ये लिवोडोपा जो है वो कितना सही है और ये कितना खतरे से खाली है, और मतलब ये कैसे आप लोग यूज़ करते हैं? लिवोडोपा देखा जाए तो एक तरीके का डोपामीन का प्रिकर्सर है। डोपामीन अच्छा। जब बॉडी में आप लिवोडोपा हम लोग एक्सटर्नली देते हैं तो बॉडी में कन्वर्ट होकर ब्रेन में जाके कन्वर्ट होकर डोपामीन बॉडी बनाती है, और फिर वही डोपामीन वो जो अपने शरीर में या ब्रेन में कमी हो गई है वो फिर वो रिप्लेस कर देती है और अपने को नॉर्मल उससे ट्रीटमेंट का पार्ट है। अच्छा। तो आज के टाइम में डोपामीन से अच्छा इलाज जो है उपलब्ध नहीं है। सारे ही दवाइयों के कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव होते हैं, उसमें डोपामीन है, कभी थोड़े बहुत दुष्प्रभाव, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके फ़ायदे ज़्यादा है। अच्छा, तो अपने जो डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको सजेस्ट करेंगे और जो अगर उससे दुष्प्रभाव होंगे उसका उचित प्रबंध करके आपको, तो मतलब एक तरीके से वो जो मरीज है वो एक्सटर्नली इन दवाइयों पे मतलब आश्रित हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप आश्रित तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनको दवाइयाँ जो है लंबे समय तक लेनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा नहीं कि जैसे वन टाइम ट्रीटमेंट बोला जाए कि भाई आपने 15 दिनों का ट्रीटमेंट दिया तो आपका बीमारी टोटली ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म तो नहीं होगी बट दवाइयों से कंट्रोल की जा सकती है।
अच्छा, तो मतलब लेकिन ये चलता रहेगा, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जी, लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जैसे डायबिटीज ब्लड प्रेशर आपको लंबे समय तक लेते हैं, वैसे ये दवाइयाँ हैं कि आपको लेनी है। सर कई बार हमने ये भी सुना है कि ये पार्किंसंस डिजीज में ऑपरेशन से भी इलाज होता है। जी, जी। इसमें क्या होता है, हम ये जानना चाहते हैं। जी, आज के समय में ऑपरेशन जो पार्किंसन का आधुनिक इलाज है, पहले विदेशों में होता था, अब हमारे देश में भी हो रहा है, देश के प्रमुख शहरों में हो रहा है। अच्छा। और देश के प्रमुख सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में हो रहा है। पार्किंसंस में जो सर्जरी होती है, पहले तो हम लोग जो आज के टाइम में तो हम लोग डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं। उसमें होता क्या है कि आप जैसे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड लगा के पेस मेकिंग करते हैं। पेस मेकिंग जहाँ पे इसका कमी हो जाती है डोपामिन को, उसी एरिया में पेस मेकिंग थ्रू स्टिमुलेट करते हैं। तो उसकी वजह से मोर डोपामिन का सेक्रेशन बढ़ जाता है और रेगुलेशंस बेटर होने लगता है। अच्छा। लेकिन इससे पहले लोग जो है ऑपरेशन सर्जिकली कुछ एरियाज हैं जिनको कि डिस्ट्रैक्ट कर दिया करते थे, एब्लेशन करते थे। अभी रिसेंटली देखा जाए तो एक खास तरीके का इलाज है MRI गाइडेड एब्लेशन, जो उसमें MRI से देख के जो ब्रेन के एरिया से अल्ट्रासाउंड वेव से बिना सर्जरी के अच्छा। आप उसको सुधार सकते हैं, एब्लेट कर सकते हैं, मतलब उसको करेक्ट करके जला सकते हैं, जो पार्किंसन प्रोड्यूसिंग साइट है। तो शायद, लेकिन अभी ये डे टू डे प्रैक्टिस में नहीं आया है, लेकिन इस पे मतलब ये एक तरीके से वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करना बंद कर चुके हैं, उनको वापस से काम करवाने का एक तरीका जी है। बिल्कुल। अच्छा। तो अगर ये MRI गाइडेड सक्सेसफुल रहता तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये सर्जरी से भी उन्नत इलाज हो सकता है। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमने कई बार पढ़ा कि पार्किंसंस के इलाज में आप लोग स्टेम सेल थेरेपी का भी यूज करते हैं। हम स्टेम सेल थेरेपी के बारे में जानना चाहते हैं। जी, स्टेम सेल ऐसे ही है कि जैसे कि हम लोग एक बीमारी, एक भाग आपका काम नहीं कर रहा है तो उसको रिप्लेस कर दिया। स्टेम सेल आपके स्वतः सेल हो सकते हैं या बाहर से किसी दूसरे सेल हुए। आजकल जैसे हम लोगों ने देखा है कि गर्भवती महिलाओं का इस कॉर्ड ले लिया जाता है, नाली का जो सिस्टम सेल्स, जो नाभि होती है उसके स्टेम सेल रख लिए थे। कभी कभी उसको ऑटोलोगस स्टेम सेल इस्तेमाल करते हैं। अभी पार्किंसंस की बीमारी में डे टू डे रूटीन प्रैक्टिस में स्टेम सेल का इलाज नहीं शुरू हुआ है। अच्छा। लेकिन इस पे 1-2 रिसर्च चल रही हैं और जैसे इसमें एडवांस होगा तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जब स्टेम सेल आएगा तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई जो सेल्स काम नहीं कर रहे हैं उसको ब्रेन में रिप्लेस कर दिया तो हमें दवाइयों से या बीमारी से पूर्णतः जो है छुटकारा मिल सकता है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि तनाव, उलझन, ये सारी चीज़ें ये लेटर स्टेजेस पे पार्किंसंस में होती हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हमने कई बार ये भी सुना था कि हिटलर को भी पार्किंसंस था। क्या कोई कारण आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों था? हिटलर शायद काफ़ी तनाव में रहता होगा। यूरोपियन थे। यूरोपियन में जो है अगर हम देखा जाए तो दे प्रीफर मोर केन एंड प्रिजर्व फूड, उनसे पार्किंसंस हो सकता है। अच्छा। और तो कोई खास कारण तो नहीं, लेकिन कई लोग कहते हैं, मैंने भी सुना है कि पार्किंसंस रहा होगा इसलिए उनका मूवमेंट थोड़ा कम होता था। यस, मोर मास पेस्ट। अच्छा। तो मेरे विचार से अगर कुछ ऐसा कारण हो तो मोस्टली अगर कुछ कारण होगा तो वो यूरोप में रहते हैं, यूरोप में डाइटरी चेंजेस ज़्यादा रहते हैं, इसी वजह से उनको हुआ होगा। जी जी जी। जो तो सर हम आपसे अब वापस से पार्किंसंस पे ही आ जाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कहा जा सकता है इसको, कि ये इस वजह से भी हो सकता है कि आपने खाने में कुछ गड़बड़ हो गई, टॉक्सिसिटी हो गई, काफ़ी सारी कारण हो सकते हैं। तो एक्सरसाइजेस वगैरह से क्या इसमें कोई बदलाव किया जा सकता है या इसको काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है? जी जी, एक्सरसाइज जो है पार्किंसंस के रोगियों में, पार्किंसंस के इलाज में सहायता कर सकती है, एक तरीके से सहायक कह सकते हैं। अच्छा। कि जैसे कि कई रिसर्च हैं, कई तरीके के एक्सरसाइजेस हैं जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रमाण नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, कि पुख्ता सबूत नहीं कि एक्सरसाइज से पार्किंसंस ठीक हो जाएगा, बहुत कंट्रोल। लेकिन इस पे कई लोग मरीज बेटर फील करते हैं, ज़्यादा कम दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो एक्सरसाइज से बिल्कुल थोड़ा सा मरीज का बेहतर हो सकता है। अच्छा। और सर अगर हमें ये बताइए कि अगर किसी में शुरुआती लक्षण दिखने लगे पार्किंसंस होने के, तो ऐसा वो क्या कर सकता है कि वो गंभीर रूप ना ले? जी, देखिए, एक तरीके का पार्किंसंस देखा जाए तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। न्यूरो डिजेनरेटिव उम्र के साथ बढ़ने वाली बात है। अगर हम लोग देखें 55-60 के बाद 1-2%
में लोगों को पार्किंसन होने का खतरा है। लेकिन अगर ही हम लोग देखें 80-85 के बाद तो 2 से 4% लोगों को पार्किंसन होने का खतरा होता है। तो कोई उम्र तो हम लोग घटा नहीं सकते, तो उम्र के साथ बढ़ने के साथ जो है पार्किंसन बढ़ने हैं, उसमें कोई बहुत नहीं, लेकिन हाँ कुछ खास तरीके के खाने हैं, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, उसको खाने से हम लोग और फिजिकली एक्टिव रहने से, मेंटली एक्टिव रहने से पार्किंसंस को से हम लोग थोड़ा बचाव कर सकते हैं। जी अच्छा सर, हमने कई बार सुना है कि स्पीच थेरेपी भी आप लोग करते हैं, इन सारी चीज़ों के अलावा कि आपने व्यावसायिक दवाइयाँ दे दी, ऑपरेशन वगैरह, इन सब के अलावा एक स्पीच थेरेपी होती है, इसका क्या फ़ायदा होता है? कई बार पार्किंसंस रोगियों को खाने या बोलने में तकलीफ होती है। एक एडवांस पार्किंसंस में कई बार खाना देना मरीज को बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि जैसे आपका हाथ पैर काम करना बंद हो वैसे आप देखिए सोलोइंग डिफिकल्टी होने लगती है। आप खाना तो खाते हैं लेकिन आप ऐसा निकल नहीं पाते, गले से नीचे नहीं उतरता खाना। उस समय स्पीच थेरेपी से अगर पार्किंसंस वाला रोगी खाना खाने लगता है, उसके लिए एक तरीके का वरदान, एक तरीके की उसकी लॉन्गेविटी, ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है। और जो जैसे अगर खाना ना खा पाए तो और जो उपचार है आगे का, उससे वो बच सकता है। यहाँ मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर, अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी इंसान को पार्किंसंस डिजीज़ हो जाता है तो ऐसे मरीज़ के परिवार वालों को क्या करना चाहिए कि वो उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो पाए? जी प्रज्ञा जी, देखिए पार्किंसंस ऐसी बीमारी है इनफैक्ट जिसमें शुरुआत में तो आप दवाइयाँ काम करती हैं कुछ सालों तक, जी 10-12 कभी 15 सालों तक। उसके बाद दवाइयाँ भी काम करना धीरे धीरे कम करती हैं और फिर एक स्टेज में बहुत ही एडवांस से बिल्कुल नील के बराबर हो जाती हैं। अच्छा, इस तरीके से देखा जाए तो जब एडवांस डिसीज हो जाती है तो एक तरीके का केयर गिवर फैटिग होने लगता है। जो रोज़ वही काम कर रहा है, जो मरीज की देखभाल दिन प्रतिदिन वही आदमी कर रहा है, तो वो थकने लगता है जी। उसका उल्लास कम हो लगता है, उसको निराशाएं दिखने लगती कि मेरा मरीज, मेरा घर का करीबी व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको भी निराश और हताश होने लगता है। सबसे ज़रूरी को अपना मनोबल ना तोड़े। दूसरी, घर में शुरुआत के जब बीमारी जैसे तो उसको परिवर्तन करना चाहिए, जैसे कि उसे घर में रेलिंग बना दे दीवार में, जिससे कि उसके परिवार के लोग जो पार्किंसन का रोगी है उसे पकड़ के चल सके। या कुछ ऐसे परिवर्तन करें जैसे कि रात में नीचे फुट लैंप लगा दे, बाथरूम के लिए एरो बना दे। ऐसे घर में परिवर्तन करें जिससे कि रोगी के कष्ट कम, क्योंकि सिर्फ दवाइयाँ नहीं हैं बल्कि मरीज की सराउंडिंग्स भी बदलनी पड़ती जी, और उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा, उसके अनुकूल बनाना पड़ता है। बिल्कुल आपने सही बात बोली कि उसके अनुकूल हमें उसकी सराउंडिंग्स बनानी पड़ेगी। और साथ में रोगी के रिश्तेदार को ये समझना पड़ेगा, घर के लोगों को, कि बीमारी जड़ से ख़त्म होने वाली नहीं है, समय के साथ बढ़नी है। इसके लिए इसको मानसिक रूप से पार्किंसंस का मरीज जो है वो क्या मतलब पूरी तरह से कभी ठीक नहीं हो सकता? कभी पार्किंसन खत्म होने वाली बीमारी नहीं। अच्छा, तो उसको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हमारा जो रोगी है उसको जैसे निराश ना हो, चिड़चिड़ा ना हो कि उसे नाराज़ हो जाए कि ठीक नहीं हो रहा है, गिर गया, बात नहीं सुन रहा है। कई बार जैसे रोगी जो है पार्किंसन का, उसको भूलने की भी शक्ति, वो स्मरण शक्ति भी कम होने लगती, भूलने लगता है। तो लोग कहते हैं कि हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं या अपने मन का करते रहते हैं। तो वो जानबूझ के अपने मन का रोगी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी स्मरण शक्ति, मानसिक शक्ति कम हो रही है, इस वजह से कर रहा है। ये जब उसके रोग के बारे में रोगी के रिश्तेदार या घर वाले समझेंगे तब उसकी देखभाल बेहतर कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि वो भी पार्किंसन के बारे में थोड़ा सा आसपास या पार्किंसन के और उनके आसपास या मोहल्ले में या जानने वाले रोगी उनसे इंटरैक्ट करें, जिससे एक तरीके का आपसी जो है वार्तालाप से क्या उन्होंने किया, क्या देखभाल बेहतर होगी, घर में क्या संगठन जैसा हो जाए कि मतलब उन दोनों को जी, इससे उनका मनोबल ही बड़ा रहेगा कि भाई देखभाल हमें अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों, घर के बुजुर्गों को करते रहनी चाहिए जी। और एक सहायता भी मिलेगी एक दूसरे से कि भाई आपने क्या किया, ऐसा हुआ तो कैसे टैकल किया। जैसे हम लोग नहीं
हम परेशान हो गए तो कोई अपने मित्र यार से जाके पूछते, भाई ऐसा अब क्या करें, मार्गदर्शन बताओ। तो इससे आपका मनोबल बढ़ा रहता है कि आप लोगों से जुड़े रहते हैं, तो आपको मनोबल बढ़ा। इससे मैं चाहूँगा कि अगर उसके जानने आसपास में पार्किंसंस रोगी हों तो उसके घर परिवार से उसको इंटरेक्ट करते रहना चाहिए, जिससे कि वो मरीज की देखभाल में सहायता, उसको डॉक्टरी सहायता के अलावा भी एक तरीके की सामाजिक सहायता भी उसको प्राप्त कर सके। जी सर, आगे चल के हम आपसे स्ट्रोक, मिर्गी, चक्कर आदि कई सारे अन्य न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज के सत्र में आप पार्किंसंस डिजीज के बारे में हमारे दर्शकों को और क्या जानकारी देना चाहेंगे जो हमसे छूट गई हो? जी मैं तो पार्किंसंस रोग में एक विशेष दिक्कत होती है पेट की दिक्कत। अच्छा। हम लोग अंग्रेजी भाषा में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए कब्जियत, पार्किंसन ये रोगियों में कब्जियत बहुत बड़ी परेशानी। तो उसके लिए मैं उनको कहूँगा अपने खाने में ज़रूर लोग परिवर्तन करें। खाने में क्योंकि हम लोग का जो परिवेश है दूध का इस्तेमाल करने का, कि भाई कमज़ोर हो गया दूध दो। अच्छा। तो पार्किंसंस रोगियों को दूध और दूध से बने पदार्थ बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फल फूल देना चाहिए, जिससे कि उनका पेट भी साफ रहे, उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहे। जी डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे प्रयागराज के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभात सिंह, जिन्होंने हमें पार्किंसंस रोग के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दी। ऐसे ही दिग्गजों से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। इजाज़त दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को।